किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं में जिंक का प्रयोग हमें किस तरह से करना चाहिए। जिंक की पूर्ति हमें गेहूं की फसल में कैसे करनी चाहिए जिससे हमारी फसल को ज़्यादा लाभ मिले। हम जो भी खादों का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम बुआई विधि से मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं और दूसरा तरीका होता है फोलियर स्प्रे करते हैं, मतलब पत्तियों के ऊपर स्प्रे विधि से, छिड़काव विधि से हम खादों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम ये दोनों तरीके आपके लिए बताएंगे। इसके साथ हम ये भी बताएंगे कौन सा तरीका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, किस तरीके में आपके पैसे की बचत होने वाली है। तो आज की ये संपूर्ण वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। आप हमें कमेंट के माध्यम से यह भी अवश्य बताएं कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उसी हिसाब से आपको खाद की मात्रा, खाद डालने का समय, अच्छी पैदावार कैसे पाएँ, ये तमाम जानकारी दे पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला तरीका जानते हैं जो लगभग 90% किसान साथी या 80-90% के आसपास इस्तेमाल करते हैं, वो है मिट्टी में जिंक की पूर्ति करना। अब मिट्टी में जिंक की पूर्ति हम यहाँ पे जिंक का जो इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर हम दो तरह की ही जिंक का इस्तेमाल करते हैं। एक तो आती है 21% वाले जिंक सल्फेट, एक आती है 33% वाली जिंक सल्फेट। जो 33% वाले जिंक सल्फेट होती है वो होती है मोनोहाइड्रेट जिंक, और जो होती है 21% वाले जिंक सल्फेट ये होती है हेप्टाहाइड्रेट जिंक। दोनों में जिंक के साथ साथ सल्फर की भी कुछ मात्राएं पाई जाती हैं, तो अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं सल्फर की भी कुछ मात्रा में पूर्ति हो जाती है। तो चलिए जानते हैं, अगर आप जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करना चाहते हैं तो इसके डालने का सबसे बढ़िया समय क्या है, सबसे पहले हम यही जानते हैं। अब आपने बहुत से ये भी जानकारी सुनी होगी, कहीं ना कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा कि बुआई के समय, बुआई से पहले डालते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप गेहूँ की फसल में या फिर किसी भी फसल में बुआई के समय जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1% भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बुआई के समय हम कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद अवश्य डालते हैं, चाहे हम DAP का इस्तेमाल करें, चाहे हम NPK 12-32 16 10-26 26 14-35 14 या फिर 20-20 0-13 जो भी NPK आते हैं इसमें भी फास्फोरस पाया जाता है, चाहे हम SSP खाद का इस्तेमाल करें, इन तीनों खादों में फास्फोरस पाया जाता है। और हमें बुआई के समय भले ही हम जिंक का इस्तेमाल ना करें, अलग की बात है, अपनी फसल में कभी ना करें, अलग की बात है, लेकिन हम बुआई के समय हम फास्फोरस वाली खाद अवश्य डालते हैं या फिर रोपाई के समय हम फास्फोरस वाली खाद अवश्य डालते हैं, क्योंकि बिना फास्फोरस की पूर्ति के पौधे के जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बुआई के समय DAP ज़्यादातर किसान साथी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने बुआई के समय या फिर बुआई से पहले 2-4 दिन अगर आपने जिंक का इस्तेमाल कर दिया और बाद में आपने उसमें DAP डाल दिया, फिर उसी समय DAP के साथ मिला कि आपने जिंक डाल दिया, तो आपकी दोनों खादें आपस में रिएक्शन करती हैं, वो अघुलनशील हो जाती हैं। ना ही आपके पौधे को जिंक मिलता है, ना ही आपके पौधे फास्फोरस ग्रहण कर पाते हैं। ये दोनों खादें अघुलनशील रूप में आपकी मिट्टी में मौजूद तो रहते हैं, लेकिन पौधे उसको ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बुआई के समय कभी भी आपको जिंक सल्फेट ना तो 33% वाला और ना ही 21% वाला जिंक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो पहला आपने जानकारी प्राप्त कर लिया कि आपको बुआई के समय नहीं डालना है। अब बात यह आती है कि आखिर हम मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल कर कब सकते हैं। अगर आपने कोई भी फास्फोरस वाली खाद अपने ज़मीन में, मिट्टी में इस्तेमाल किया हुआ है तो कम से कम 20 दिन तक आपको उस खेत में जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जब हम गेहूं में पहला सिंचाई करते हैं, पहला सिंचाई हम 20 से 25 दिन या फिर अगर आपने देर से बुआई की या फिर मिट्टी में अगर नमी है तो 25 से 30 दिन पर भी आप पहला पानी लगाते हैं। तो पहला पानी लगाते समय ही अगर आप जिंक डालते हैं तो इसका अधिक लाभ मिलता है। वैसे भी उतना अधिक लाभ अगर आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा लाभ आपके पौधे को नहीं मिल पाता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिंक का आपको स्प्रे करना चाहिए, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो यहाँ पे आपने जाना कि हमें बुआई के समय जिंक नहीं डालना है, हमें पहले पानी में गेहूँ की फसल में जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करना होता है। और मात्रा भी आप जान लीजिए, अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 5 किलो से लेकर 7 किलो मात्रा डालनी होती है। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो लगभग 8 से लेकर 10 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। यूरिया खाद के साथ आसानी से इन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 से 45 किलो यूरिया, साथ में जिंक, साथ में आप चाहें तो कुछ अन्य चीज़ें जैसे सल्फर वगैरह भी डाल सकते हैं, तो भी अच्छा लाभ मिल जाता है। ये तो हो गया कि हमें मिट्टी में कब इस्तेमाल करना है। अब मिट्टी में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर थोड़ा लंबे समय तक होता है, और अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो असर थोड़ा कम समय के लिए होता है, लेकिन असर होता ज़रूर है और मिट्टी से ज़्यादा होता है। मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका, आपको स्प्रे विधि वाला तरीका।
अब इस तरीके में फ़ायदा क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ें छिड़काव विधि से पत्तियों के ऊपर डालते हैं, फ़ायदा सबसे बड़ा यही होता है कि उसका आपके पौधे ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर पाते हैं। औसतन जितनी भी हम खादें मिट्टी में डालते हैं 25% या इससे कम ही हमारे पौधे उसको ले पाते हैं। अगर यूरिया, डीएपी और ये जो होता है हमारा पोटाश, इनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ही कम मात्रा में हमारे पौधे इनको ग्रहण कर पाते हैं। यूरिया की ही बात की जाए तो मुश्किल से 25 से लेकर 40% ही हमारे पौधे ले पाते हैं, बाकी की मात्रा ख़राब हो जाती है। अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो इसका अधिकतम लाभ आपके पौधे को मिलता है। इसके साथ साथ एक फ़ायदा आपको ये भी मिलता है कि इसकी कम मात्रा आप उपयोग करते हैं और लाभ आपको ज़्यादा मिलता है। बस हाँ, यही आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्प्रे विधि से जिंक डालते हैं तो आपको 2 बार डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 2 बार भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आप फ़ायदे में ही रहने वाले हैं। चलिए जानते हैं कैसे। किसान साथियों, जिंक का जैसा कि मैंने बोला इस्तेमाल आपको 2 बार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जिंक का स्प्रे आप कभी भी कर सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होता है। बस हाँ, ध्यान आपको इसमें भी यही रखना होता है कि जब भी आप जो है जिंक का स्प्रे करिए तो इसके साथ कोई ऐसी खाद आप मत मिलाइए जिसमें जो है वो फास्फोरस पाया जाता हो। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यूरिया खाद के साथ जिंक का स्प्रे करते हैं या फिर बुझे हुए चूने के पानी के साथ यूरिया का स्प्रे करते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ आपको मिलाना ही पड़ेगा। सिंगल जिंक का स्प्रे करेंगे तो पत्तियां जल जाती हैं, नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे मात्रा आप जान लीजिए, जो जिंक आता है 33% वाला जिंक सल्फेट, इसकी आपको लगभग 700 या 750 ग्राम मात्रा डालनी होती है। इतनी मात्रा एक बार में आपको डालना है और जिंक गेहूं में आपको 2 बार डालना है। तो दोनों बार की मात्रा अगर जोड़ ली जाए तो 700, 1400 ग्राम या फिर अगर आप 750 ग्राम भी डालते हैं तो लगभग आपका 1.5 किलो मात्रा ही होता है। यानी आपकी कहाँ 5 से 7 किलो मात्रा, कहाँ 1.5 किलो में आप पूर्ति करने वाले हैं। 1/3 से ज़्यादा मात्रा आपकी बचने वाली है और आपका सीधा सीधा ये लाभ ही होने वाला है। अगर आप 2 बार भी जिंक डालते हैं तो भी आप फायदे में ही रहने वाले हैं। तो अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो 1 किलो मात्रा उसकी डालनी है। साथ में अगर हम यूरिया खाद की मात्रा की बात करें तो 1 किलो से लेकर 1.5 या 2 किलो, अपने फसल में पीलापन अगर आपको दिखता है तो 2 किलो भी आप या 3 किलो भी आप यूज कर सकते हैं। अपने फसल के हिसाब से आपको चुनना है। औसतन 1.5 से 2 किलो हम जो है यूरिया मिला के स्प्रे करते हैं, या फिर बुझे हुए चूने का पानी आधा किलो आप बाजार से चूना लाइए, शाम को भिगो दीजिए, सुबह जो उसका पानी बचता है वही पानी छानने के बाद आप जिंक के साथ मिला के प्रयोग कर सकते हैं। कोई एक तरीका आपको जरूर अपनाना है। अब जिंक का स्प्रे अगर आप करना चाहते हैं तो पहली बार पहले सिंचाई के आसपास और दोबारा से दूसरे पानी के आसपास अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं स्प्रे विधि से तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इससे भी जिंक की पूर्ति होगी, सल्फर की पूर्ति होगी, साथ में हम यूरिया डालते हैं तो नाइट्रोजन की भी कुछ मात्रा में पूर्ति होगी, जिससे फसल में हरियाली आएगी, अच्छा लाभ होगा। अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, अगर हम तुलना करें कि कितना ज़्यादा लाभ मिलेगा तो आप समझ लीजिए 2 गुना से भी ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाला है और आपके जो पैसा है, आपके जो कीमत है, आपके जो लागत है वो भी बचने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो जिंक के साथ मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, ये भी चीज़ें आप मिक्स करके डाल सकते हैं। बस अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।